जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो स्लीपर सेल ये शब्द हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। ये लोग हम सबके बीच रहते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। स्लीपर सेल एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बनकर सामने आया है पहलगाम हमले के बाद से। स्लीपर सेल कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका इतिहास क्या है और कश्मीर के साथ इसके तार कैसे जुड़े हुए हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं जैनिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज का हमारा मुद्दा है स्लीपर सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर में स्लीपर सेल एक ऐसा विषय है जो आतंकवाद, खुफिया तंत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों से गहराइयों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो कश्मीर में स्लीपर सेल की शुरुआत जो है 1989 से 90 के बाद, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद उभार हुआ, उसी समय पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में गुप्त नेटवर्क फैलाने की शुरुआत कर दी थी। आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने कश्मीर में लोकल युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित कर उन्हें स्लीपर एजेंट की भूमिका में डालना शुरू कर दिया था। वहीं 1990 के दशक से लेकर अब तक स्लीपर सेल आतंकवाद का एक अदृश्य चेहरा बना हुआ है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक है। स्लीपर सेल कैसे काम करता है उस पर भी एक नजर करते हैं। भर्ती और ब्रेन वॉशिंग, ये अक्सर मदरसे, सोशल मीडिया या कट्टरपंथी स्थानीय मौलवियों के जरिए इसकी शुरुआत की जाती है और अन्य लोगों तक इस विचारधारा को पहुंचाया जाता है। लड़कों को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान या तो पीओके भेजा जाता है और ये सारी बातें हम सबके सामने है। दूसरा, सामान्य जीवन जीना। जी हाँ, स्लीपर सेल के सदस्य आम नागरिकों की तरह जिंदगी जीते हैं। उसमें स्टूडेंट हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, शिक्षक हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई हमारा वॉचमैन भी हो सकता है। ये लोग कोई हथियार नहीं रखते हैं और ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करते हैं कि जिससे इन्हें पकड़ा जा सके, और ये तभी सक्रिय होते हैं जब इन्हें आदेश दिया जाता है। जी हाँ, जब इनको एक्टिव करना होता है तो इन्हें अपने जो हेड होते हैं उनके द्वारा इन्हें आदेश दिया जाता है। पाकिस्तान या घाटी में मौजूद ओवरग्राउंड वर्कर्स से इनको आदेश मिलता है कि इन्हें आगे क्या करना है। इनके काम में ये होता है कि किसी नेता को टारगेट करना, किसी सेना के कैंप की जानकारी को इकट्ठा करना, हथियारों का ट्रांजिट करवाना, भीड़ को उकसाना, ऐसे काम जो है इनसे करवाए जाते हैं। चौथा, OGWS यानी कि लोकल समर्थन जो लोगों को मिलता है वो, इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में भी देखा जाता है। आतंकियों को आश्रय देना, साथ ही में उनका खाना, दवाइयां, कपड़े और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देना होता है। ऐसी चीजें हमने मूवीज में अक्सर देखी हैं कि जो लोकल होते हैं वो ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते होते हैं। खतरा क्यों है स्लीपर सेल से हम सबको? क्योंकि एक तो हमें पता नहीं चलता है, ये लोग हमारे बीच में रह रहे होते हैं और इनकी पहचान तब होती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद जो है इनकी पहचान होना शुरू होती है। उसके पहले इनकी पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये लोगों के पास कैसे पहुंचते हैं? ये लोगों के पास सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग लोगों तक पहुंचते हैं। हम सबकी स्क्रीन पर ये लोग दिखाई देते हैं। लोगों की विचारधारा पर जो है इनका पहला वार होता है। अगर हम प्रमुख गिरफ्तारियों की बात करें तो 2023 में पुलवामा में जो अटैक हुआ उसमें फैज अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो कि लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ा हुआ था और उसका काम था हथियार और ग्रेनेड का सप्लाई करना। उसके बाद 2022 में श्रीनगर में उबैद नमी, जो कि एक हाइब्रिड आतंकवादी था जिसने व्हाट्सएप चैट और पिस्टल का काम किया था। वहीं 2021 में बड़गाम में मुजबिल लोन, जो कि जैश-ए-मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था, उसका काम था OGW नेटवर्क को ऑपरेट करना। वहीं 2020 में दिल्ली स्थान था और उसके लिंक थे जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हुए थे, जिसका नाम था बिलाल अहमद, जो कि ISI से प्रेरित था, जिसे ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स को इकट्ठा करने का काम दिया गया था। 2019 में कुपवाड़ा अकबर शाह हिजबुल मुजाहिदीन का व्यक्ति था, जिसे नक्शे का और सिम कार्ड सप्लाई करने का काम सौंपा गया था।
ये सारे वो लोग हैं जो OGW या तो फिर स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं और आतंकवादी संगठनों की मदद करते हैं। भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियां जो हैं स्लीपर सेल नेटवर्क को तोड़ने के लिए और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कई संगठित तकनीकी और रणनीति का काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे कि खुफिया एजेंसियों की सक्रियता बढ़ाई गई है। जी हां, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB देश के भीतर स्लीपर सेल की पहचान और मॉनिटरिंग करती है। IB ने कश्मीर, दिल्ली, यूपी, केरल जैसे संवेदनशील राज्यों में लोकल नेटवर्क पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग विदेशों में मौजूद नेटवर्क और स्लीपर सेल्स को फंडिंग देने वाले संगठनों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्लीपर सेल से जुड़े केसों की जांच और चार्जशीट दाखिल करती है। वहीं UAPA के तहत इनकी गिरफ्तारी होती है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। आगे हम बात करें, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जब पहलगाम का हमला हुआ तब भी हमारे सामने ये बात आई थी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वहां पर मौजूद थे उस वक्त, और ये सारे लोग जो हैं आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हैं। OGWS यानी कि वो स्थानीय लोग जो आतंकियों को रहने की जगह देते हैं, खाने पीने का सामान उन्हें सप्लाई करते हैं। वहीं ट्रूप्स की जो जानकारी होती है, उनके मूवमेंट की जो जानकारी होती है, वो उन्हें मुहैया कराते हैं। नकदी और फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि कश्मीर में जो है लोकल सिम कार्ड जो होते हैं, फर्जीवाड़ा जो है उनका सामने आता है। वहीं सरकार ने OGWS की गिरफ्तारी और प्रॉपर्टी को जो है जब्त करना शुरू कर दिया है। वहीं आगे अगर हम बात करें डिजिटल और साइबर निगरानी, जी हाँ, बीते कई दिनों से या कई सालों से हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स पर संदिग्ध चैट्स की निगरानी रखना शुरू कर दिया गया है। VPN और डार्क वेब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेडिकल कंटेंट हटाना और रिपोर्ट करने की प्रतिक्रिया को भी बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया है। चौथा, UAPA और PSA जैसी सख्त कानूनों का उपयोग करना अब शुरू कर दिया है। बिना वारंट गिरफ्तारी, लंबी कस्टडी, साथ ही में जम्मू कश्मीर जैसे जो इलाके हैं वहां पर 2 साल तक बिना ट्रायल हिरासत में रखने की ताकत इन कानूनों से स्लीपर सेल से जुड़े संदिग्धों पर तुरंत कार्यवाही की जा सकती है। वहीं सामुदायिक जुड़ाव और डी रेडिकलाइजेशन, लोकल युवाओं के लिए काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और रोजगार योजनाएं भी इस वक्त चलाई जा रही हैं। सेना और पुलिस के द्वारा सद्भावना कार्यक्रम, खेल, शिक्षा, सामाजिक गतिविधियां, रिटर्न टू मेन स्ट्रीम पहल के जरिए जो है आतंकी आत्मसमर्पण करते हैं। उन्हें पुनर्वास और नौकरी में भी जो है सरकार मदद करती है, जिसमें हाइब्रिड आतंकियों की पहचान और ट्रेनिंग। हाइब्रिड आतंकी वो होते हैं जो आम आदमी की तरह रहते हैं लेकिन अचानक किसी को मारकर फिर गायब हो जाते हैं। ये बीते कुछ दिनों से जो है एक नया टर्म हम सबके सामने सुनने को आया है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, जियो लोकेशन ट्रैकिंग, CCTV नेटवर्क से उनकी पहचान को अब और तेज कर दिया गया है। वहीं विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क पर भी अब लगाम कस दी गई है कि जिसमें ED और IT विभाग जो है इसके ऊपर अपनी निगरानी रखे हुए हैं कि जिसमें हवाला नेटवर्क, NGO फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी से पैसे ट्रांसफर पर शिकंजा कसा गया है। मजबूत कानून और नीतियां, साइबर सुरक्षा नीति, सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2020 और 25 में बनाई गई है, वहीं राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति पर काम इस वक्त चालू है। वहीं FATF के साथ मिलकर टेरर फंडिंग पर जो है नियंत्रण रखने का काम इस वक्त सरकार कर रही है। भारत में सबसे ज्यादा स्लीपर सेल का खतरा कहां पर है, इस पर भी एक नजर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर सबसे ज्यादा इसका खतरा पाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान से घुसपैठ और आतंकवाद का केंद्र इसे माना गया है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के लोकल स्लीपर एजेंट, हाइब्रिड आतंकवादियों की बढ़ती संख्या है। वहीं OGWS का व्यापक नेटवर्क भी यहां पर देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के किन जिलों में इनका सबसे ज्यादा नेटवर्क है वो भी बात कर लेते हैं। श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियान में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश,
विशेषकर पश्चिमी यूपी और सरहानपुर बेल्ट में आतंकियों के ट्रांजिट रूट, पाकिस्तान समर्थित एजेंटों की कथित गतिविधि, कई बार जो है आईएसआई से प्रेरित स्लीपर एजेंट पकड़े गए हैं। अगर इनके शहरों की बात करें तो लखनऊ, मेरठ, सरहानपुर, अमरोहा इसमें शामिल है। तीसरा, दिल्ली और एनसीआर, राजनीतिक और रणनीतिक इनका लक्ष्य होता है। हाई वैल्यू टारगेट जोन इसे कहा गया है। वहीं राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक इमारतें यहां पर मौजूद हैं। झुग्गी और सीमावर्ती इलाकों में रह रहे संदिग्ध एजेंट कई बार आतंकी मॉड्यूल यहां से गिरफ्तार हुए हैं। अगर इनके इलाके की बात करें, ओखला, जामिया, सीमापुरी और लोनी इसमें शामिल है। चौथा, केरल। ये नाम अक्सर हमारे सामने आता रहता है क्योंकि यहां पर आईएसआई और कट्टरपंथी नेटवर्क का केंद्र है। आईएसआई और ऑनलाइन भर्ती में कई केस हम लोगों के सामने आ चुके हैं। विदेश जाकर लड़ने वाले कई भारतीय केरल से थे। सोशल मीडिया कट्टरपंथ का सबसे बड़ा जरिया बनता है। इसमें शहरों की बात करें तो कासरगोड, मलपुरम और कोझिकोड इसमें प्रमुख हैं। वहीं पांचवा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया। बांग्लादेशी घुसपैठ, अवैध प्रवासी, जिसमें जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का नेटवर्क फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्रों के जरिए छिपे स्लीपर सेल हैं। और इनके इलाके मुर्शिदाबाद बीते कई महीनों में जो है बहुत चर्चा का केंद्र रहा, क्योंकि वक्फ के बाद जो है ये शहर फिर से चर्चा में आया था, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, बशीरहट शामिल है। छठा, महाराष्ट्र, मुंबई और उसके आसपास के इलाके 1993 के बाद से लगातार हाई अलर्ट जोन पर है। डॉन नेटवर्क और पाकिस्तान लिंक के कारण हवाला फंडिंग के मुख्य केंद्रों में से ये एक माना जाता है। और उसके आसपास के शहर में मुंबई, ठाणे और औरंगाबाद इसमें शामिल है। स्लीपर सेल सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है, वो सोच है जो नफरत और भ्रम का बीज बोती है। जब तक एक भी युवा गलत रास्ते पर जाएगा, तब तक देश की नींव ऐसे ही डगमगाती रहेगी। ये समय है सजाग होने का, सतर्क रहने का और अपने देश को भीतर से और मजबूत बनाने का, क्योंकि देश की असली ताकत सोच में है।